जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन गाजे। जिन पंक्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये पंक्तियाँ महाप्राण निराला के द्वारा लिखित हैं। ये उनका भक्ति पक्ष है, यानी कि निराला के यहाँ इसके लिए वो जाने जाते हैं। आपको पता है निराला को मुक्त छंदों के लिए जाना जाता है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये उनकी विशेष एक स्वरूप को हमें दिखाती हैं कि इस तरीके का जो निराला का उत्तरार्ध है जीवन का यानी कि जीवन के जो अंतिम समय का जो उनका रचना काल है या फिर उस समय की जो रचनाएं हैं वो किस तरीके की हैं। यानी कि गहरी निराशा तो है उनके जीवन में, लेकिन उसके साथ जो भक्ति का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है उससे जुड़ी ये पंक्तियां हैं। आज हम बात करेंगे निराला के विषय में। इससे पहले हमने तमाम रचनाकारों पे बात की है, साहित्यकारों पे बात की है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी इत्यादि इत्यादि। उनसे संबंधित जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम निराला पे बात करेंगे। निराला को छायावादी युगीन रचनाकार माना जाता है और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं यानी कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और चौथे स्तंभ के तौर पे आपके आ जाएंगे निराला। तो इन 4 जो मजबूत छायावाद की जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो इन 4 पिलर्स पे टिकी है, इन 4 स्तंभों पे टिकी है। तो 4 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं। जयशंकर प्रसाद पे चर्चा हो चुकी है, महादेवी वर्मा पे चर्चा हो चुकी है, पंत पे चर्चा बकाया है, निराला पे चर्चा आपकी आज हो जाएगी। इनका जन्म 1896 के आसपास होता है। 1896 में होता है। कहाँ होता है? बंगाल के महिषादल रियासत में मेदिनीपुर जिला के अंतर्गत इनका जन्म होता है। 1961 में इनका देहावसान होता है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले उन्नाव जिले के थे। बाद में इनके पिताजी जो थे उनका महिषादल में उनकी नौकरी थी, तो इसलिए उनका वहाँ जाना हुआ और इनका जो जन्म हुआ निराला का वो महिषादल रियासत के अंतर्गत जो मेदिनीपुर राज्य है मेदिनीपुर जो जिला है जो कि बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। तो ये कुछ खास बातें और सामान्य बातें सामान्य परिचय के तौर पे ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये इनकी बेसिक बातें हो गई। इनके जो पिताजी थे वहाँ पे जॉब करते थे, नौकरी करते थे महिषादल में, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। बाद में आपको पता है जीवन के उत्तरार्ध में इलाहाबाद चले आते हैं, वहाँ पे इनकी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। प्रभाव की बात कर लेते हैं। इन पर वेदांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि किस तरीके से इन पर अद्वैतवाद की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, इनके दर्शन से प्रभावित थे। तो ये तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में, इनके दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। निराला ने क्या महत्वपूर्ण काम किया? निराला ने महत्वपूर्ण काम ये किया, साहित्य का जो ध्येय बताया गया है वो तो पूरा ही किया। कि साहित्य का जो ध्येय होता है कि समय जो जनमानस है उसके लिए काम करना, उसके विकास के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, तो वो तो किया ही उन्होंने। छायावादी की जो समय है वो आज़ादी के पहले का समय है, यानी कि इनका जो जन्म भी हुआ है वो आप देखिए 1896 में इनका जन्म हुआ है। आज़ादी के पहले की क्या स्थितियाँ थी छायावादी युगीन रचना काल में, उस समय किस तरीके से जो रचनाकार है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को जगाने का काम कर रहा है, जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अन्य लोग आते हैं। उसमें निराला भी आते हैं। निराला भी अपनी कविताओं के माध्यम से किस तरीके से उनकी जो राम की शक्ति पूजा है, हे अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, ये जो तमाम पंक्तियां हैं किस तरीके का जो उस समय का जो देश है, उस समय की जो स्थितियां हैं, और अंत में जो पंक्तियां हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन की जो आदर्श कल्पना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्श जो स्थापना है ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में तमाम बातें बताई। किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया कि संगीत और काव्य, संगीत को काव्य के, उन्होंने बताया कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के सबसे निकट लाने का जो प्रयास किया सबसे अधिक वो निराला ने किया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में बताते हैं, कहते हैं कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। ये उनके शब्द हैं। तो जो कथन है वो भी आपकी परीक्षाओं में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। निराला से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन है, कथन है। तो संगीत का काव्य पर, यानी कि जिस तरीके से आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जिक्र करते हैं, जिस की चर्चा करते हैं वो नाद सौंदर्य, इस टर्म का वो इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि इनकी रचनाओं में आपको नाद सौंदर्य देखने को मिलता है।
आपको पता है इनकी जो रचना है वो तत्सम प्रधान है, इनकी जो भाषा है उनकी कविताओं की, इनकी जो मजबूती है, इनकी जो महत्वपूर्ण विधा है, इनकी जो प्रमुख विधा है वो कविता की विधा है, उसमें वो अपनी पूरी की पूरी बात रखते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं इनके जो समकालीन रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, वो उपन्यासों के माध्यम से, वो निबंधों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, और ये अपनी बात जो है वो कविता के माध्यम से रखते हैं और सशक्त तरीके से रखते हैं। तो नाद सौंदर्य की जो बात है वो इनके यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि संगीत और काव्य का जो संबंध है, जो गहन संबंध है वो देखने को आपको मिलेगा। इनकी रचनाएं तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने तुलसीदास के संदर्भ में बताया है श्री राम की शक्ति पूजा, इसके साथ ही साथ आपकी सरोज स्मृति इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में लिखी थी, इनका नाम सरोज था। तो ये आपको ये इनकी कुछ लंबी कविताएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में इनके जो प्रश्न है वो वहाँ से बनते हैं कि ये किससे संबंधित रचना है, इत्यादि इत्यादि। छायावाद आपको जानते हैं, छायावाद एक महत्वपूर्ण युग रहा जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत जैसे लोग रहे, रचनाकार रहे, जिन्होंने देश की समृद्धि के लिए, देश के उत्थान के लिए बहुत ही प्रयत्न किए, प्रयास किए, देश को जगाने का काम किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। आप देख सकते हैं जिसका मैं जिक्र तमाम रचनाकारों के मैं कर चुका हूँ, जैसे कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। उनकी जब चर्चा हमने की तो हमने बताया था किस तरीके से जो रचनाकार है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को जगाने का काम कर रहा है या फिर कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रंथों की अगर बात करते हैं, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, ये इनके काव्य संग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अनामिका 1923, परिमल 30 और गीतिका 36। उसके बाद अपरा, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नयपत्ती, कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। एक खास बात कि अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना, ये आपको निराला के यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि उनके युग का जो विषय यथार्थ है, उनके समकालीन जो चीज़ें हैं उससे उबरने की साधना, ये आपको उनके यहाँ देखने को मिलेगी। आपकी उदाहरण के तौर पे तुलसीदास रचना जो है उनकी प्रबंधात्मक कविता है, राम की शक्ति पूजा, इत्यादि इत्यादि। इनकी जो सरोज स्मृति इनकी बेटी से संबंधित है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है निराला का जो बोध है वो किस तरीके का है, किस तरीके से निराला के यहाँ जो सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है वो देखने को मिलता है, संगीत और काव्य का परस्पर संबंध देखने को मिलता है, किस तरीके से जो निराला की भाषा है वो तत्सम प्रधान है। तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में क्या रखना है, ध्यान रखना है। जिसकी चर्चा मैंने की थी किस तरीके से इन पर वेदांत का प्रभाव है और किस तरीके की जिन पंक्तियों से मैंने शुरुआत की थी वो पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इनके भक्ति पक्ष को दिखाती हैं कहीं ना कहीं, और जो इनके जिस पर वेदांत का जो प्रभाव है उन पंक्तियों में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। तो निराला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात की, इनसे जुड़ी हुई जो बेसिक बातें थी, किस तरीके से इनका जो पूर्ववर्ती जीवन है, स्टार्टिंग का जीवन है, आपको पता है संघर्ष में रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर मिलते हैं किसी नए रचनाकार अथवा नए कवि, साहित्यकार अथवा आलोचक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।